अब्दुल्ला साहब, पीजेवी साहब बात कर रहे थे, माजी निज़ामी साहब हमारे साथ हैं। फैज़ हमीद की सज़ा के बाद अब जो मंजरनामा बन रहा है, आगे जो हालात बन रहे हैं, सिचुएशन बन रही है, मैं सुनने में आ रहा है कि जब हम एक नई डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक नई सम्त में जा रहे हैं, एक नई एग्जाम्पल सेट हो गई है, आप आगे का मंजरनामा क्या देख रहे हैं कि वाकई इस सज़ा के बाद जो 14 साल कैद उनको हुई, सज़ा हुई कैद बामुशक्कत, आपको लगता है कि इसके बाद फ्यूचर में जाके ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से तासुर दिया जाता था, इसको एक इस दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा या इसका कोई असर आप होता हुआ देखते ही नहीं आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बंद हो जाएगी या नहीं होगी, फैज़ हमीद साहब का मामला जो था वो ये था कि वो उस जो गिवन पैरामीटर्स थे उनसे वो तजावज़ कर गए थे, उनसे वो आगे चले गए और बगैर अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को, अपने जो सुपीरियर्स थे उनको कॉन्फिडेंस में लिए वो अपना किरदार अदा कर रहे थे। बाकी तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जो अगर आप कहें तो ये तो चार्टर के अंदर है। ये ऐसे ही है जैसे डॉक्टर फिजा जो है आज अपना काम कर रही हैं, कल को कहें कि जी आप क्यों कर रही हैं, क्योंकि आप इसके लिए जो है वो आपको जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। तो ये पहली बात तो ये है कि क्या फैज हमीद साहब की सजा ये सामने आ गई है या मजीद सजा होनी है। क्योंकि पहली बात यह है कि अगर उन्होंने वादा माफ गवाह बनना होता तो वो तो फिर सजा होनी नहीं थी और उनको फिर वो वादा माफ गवाह बन जाते। इसका मतलब है ही ऑप्टेड के वो मैं वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा और हो सकता है यानी आपके मुताबिक इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही ये बात सामने आ जाती कि वो वादा माफ गवाह बन रहे हैं, नहीं बन रहे। जी बिल्कुल, वादा माफ गवाह बन सकते थे, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने अभी तक इस चीज के ऊपर हामी नहीं भरी। क्या आगे जाके भर सकते हैं? एक मिनट, क्या सजा के बाद कानून क्या कहते हैं कि क्या सजा उनको हो चुकी है 14 साल, क्या अब आगे जाके ये चीज सामने आ सकती है कि वो वादा माफ गवाह बन रहे हैं? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि पार्डन करने का, मर्सी अपील दायर करने का वो हक इख्तियार रखते हैं और मर्सी अपील जो है अगर जिसने अप्रूव करनी हुई वो अप्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप चलें, लेट से कि एज्यूम कर लें कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो अब इसका नेक्स्ट टारगेट है, बिल्कुल होना भी चाहिए। लेकिन आप ये बताइए कि 14 साल जो उनकी बामुशक्कत कैद है वो तो खान साहब को भी मिली भी है, वो तो फैज साहब को भी मिली है। आप मुझे ये बताएं कि 14 साल से बढ़कर क्या सजा होगी, नंबर 1, और अगर वो सजा होगी तो क्या आप उस सजा पे इम्प्लीमेंट करवा सकेंगे? और अगर वो इम्प्लीमेंट आपने करवाया तो उसकी कोई अच्छी मिसालें माजी में मौजूद नहीं है। और अगर आपने इम्प्लीमेंट न करवाया तो फिर आप जो है ना आप एक हॉर्न्स लॉक पोजीशन के अंदर आ गए हैं। असल में यह है कि अगर तहरीक इंसाफ अपने मौकफ से पीछे हटती है और जिस तरीके से वो बैशिंग के ऊपर चल रही है, जो कि बिल्कुल गलत है, मैं उसको बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ, इट इज नॉट द करेक्ट वे। लेकिन अगर वो हटते हैं तो फिर उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। और अगर रियासत जो है अपने मौकफ में लचक लाती है तो फिर रियासत के ऊपर रोजाना हमले होंगे। तो ये इट इज वी आर ट्रैप्ड बिटवीन डेविल एंड डीप ब्लू सी। तो ये एक सिचुएशन है, इसको हमें जो देखना है। अच्छा, अभी आपने मर्सी अपील की बात की, तो मर्सी अपील तो जिससे की जाएगी, किससे की जाएगी वैसे? मर्सी अपील जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को की जाती है। ठीक है, मुझे ठीक है, मेरा सवाल बेसिकली यही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मर्सी अपील की जाएगी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को, जनरल आसिम मुनीर साहब को। अच्छा, मेरा सवाल यही सवाल है कि अब्दुल्ला भाई, मेरा सवाल जरा सुनिएगा। पीजे साहब, मैं आपकी तरफ भी आऊंगी इसके बाद। आपने कहा कि जी पहली बार ऐसा नहीं हुआ, आजकल पीटीआई जो है उसके हालात ख़राब हैं, माजी में फिर आपने बाकी लोगों को भी कोट किया। लेकिन एक सवाल है अब्दुल्ला भाई कि आप कुदरत का निज़ाम देखें कि मर्सी अपील करेंगे फैज़ हमीद साहब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को, जिनकी जगह पर आके वो खुद बैठे, जब वो डीजी आईएसआई बने, और जब आसिम मुनीर साहब को डीजी आईएसआई के ओहदे से हटाया गया, वो क्या कहानी थी वो सबको पता है थी, किस बात पर उनको उस चीज़ से हटाया गया। फिर फेवरेटिज्म की गई, ब्लू आइड थे बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब के, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर के फैज़ हमीद साहब। आज देख लें कि वही फैज़ हमीद साहब आसिम मुनीर साहब को मर्सी अपील करेंगे। जी बिल्कुल, ये तो मुकाफात अमल है। देखें, इस टाइम पे जो हमारे कमांडर हैं और कमांडर डिफेंस फोर्सेस,
वो तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, और मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ा अपना किरदार दिखाया है और पूरी दुनिया के अंदर उनको जो है अप्रिशिएट किया गया है। लेकिन इस सब के बावजूद फैज हमीद साहब याद रखिए कि 76 पीएमए लॉन्ग कोर्स से बिलोंग करते हैं, जो इक्विवेलेंट है, क्योंकि हमारे फील्ड मार्शल साहब जो हैं उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल से किया हुआ है, तो वो इक्विवेलेंट है ओटीएस के। और जो अभी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा रिटायर हुए हैं ज्वाइंट चीफ जो है, वो भी 76 पीएमए लॉन्ग कोर्स के हैं। तो बुनियादी तौर पे तो ये कोर्समेट्स हैं। और लेकिन फौज के अंदर जो है वो फेवरेटिज्म नहीं हुआ करता, वहाँ मेरिट और अकाउंटेबिलिटी होती है। और ये पहली दफा नहीं हुआ कि किसी जनरल ऑफिसर्स को सजा हुई है। मादी में ऐसी मुतअद्दद दर्जनों मिसालें जो हैं हर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मौजूद हैं। अभी आपको याद है कि जनरल जावेद इकबाल, लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल को जो है सजाए उम्र कैद की सजा हुई। ब्रिगेडियर जावेद अपना जो रिजवान राजा थे उनको मौत की सजा हुई। माजी के अंदर राहील शरीफ साहब के दौर में 6 जनरल ऑफिसर्स को सजा हुई। इसी तरीके से कियानी साहब और बाजवा साहब के दौर में मुख्तलिफ सजाएं हुई। और फिर खुद फील्ड मार्शल साहब ने 9 मई के बाद जो है 1 लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल और 7 जो ब्रिगेडियर ऑफिसर्स थे उन समेत 17 अफसरों को जो है उनको सजा दी थी। तो ये सजा का कॉन्सेप्ट में जो है वो पर्सनल नहीं होता, लेकिन कॉन्डक्ट के ऊपर डिपेंड करता है मर्सी अपील में क्या कहते हैं। और मेरी इतला ये है कि फैज हमीद साहब की फैमिली जो है वो और फैज साहब खुद जो है वो मर्सी अपील जरूर दाखिल करेंगे ये। लेकिन अभी आपको अगर आखिरी पैरा आप पढ़े तो उसके अंदर ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, तहकीकात का अमल जारी है और इसका दायरा कार कहाँ कहाँ पहुंचेगा। लेकिन जो पीजे साहब से आपने बात की वो बड़ी अच्छी बात थी, और वो ये है कि क्या ये सिर्फ तहरीके इंसाफ तक फोकस रहेगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये तहरीके इंसाफ तक फोकस रहेगा। अच्छा। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग हैं जो इसके अंदर शामिल होंगे। माजी के अंदर डॉन लीक भी थी, माजी के अंदर मेमो गेट स्कैंडल भी था, ईंट से ईंट भी बजाई गई थी, और फिर जनरल बाजवा को चार्जशीट भी किया गया था। सिटिंग डीजीआईएसआई के खिलाफ फैसलाबाद में नारे भी लगवाए गए थे। ये सारी चीजें जो है ना, ये इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बड़ी स्ट्रांग हुआ करती है। इंस्टीट्यूशनल मेमोरी के अंदर कभी वीकनेस नहीं आती। याद रखें ये कलेक्टिव डिसीजंस होते हैं, इसलिए देखा जाएगा अभी आइंदा आने वाले वक्तों में क्या होगा। लेकिन याद रखें कि ये जो दरमियान में हमने एक मामला देखा, खास तौर पे जो नोटिफिकेशन का था, वो कोई ज्यादा अच्छा जो है उसका तासुर नहीं गया। और अगर अच्छा तासुर नहीं गया तो मतलब इतराए वो आदमी अच्छा है जो उसके अपने काम बहुत अच्छे हो, उसके बहुत मतलब उन्होंने बहुत बेहतरीन उनकी गवर्नेंस मॉडल हो। और अगर कमजोरी के ऊपर चल रहे हो तो फिर उनकी जो है, जिसको कहते हैं ना झूठ की टांगे नहीं हुआ करती, तो फिर झूठ के पैर जो है वो नीचे से निकाल दिए जाए। चलें जी, ठीक है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से बातें सामने आ रही हैं, सियासी जमात से उनके गठजोड़ के हवाले से जो बात सामने आई, फिर पीटीआई के वो ब्लू आइड थे, इमरान खान साहब के बड़े फेवरेट थे, किसी डर की जो भी बात नहीं है। फिर अब ये बातें भी सामने आई कि जी वो काफ़ी आगे तक की प्लानिंग करके बैठे हुए थे कि वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। इमरान खान साहब बहुत अरसे तक वज़ीर आज़म रहना चाहते थे। ये सब फिर कैसे हो रहा था? क्या सिर्फ फैज़ हमीद साहब अकेले सब कुछ कर रहे थे? फिर जनरल बाजवा जो कि पहले इमरान खान के साथ एक पेज पर थे, मेरे ज़हन में ये सवाल भी आता है, अब्दुल्ला भाई ज़रा इसका भी जवाब दे दीजिएगा कि जनरल बाजवा और इमरान खान के जो इख्तलाफात हैं, ज़रा गौर कीजिएगा सवाल पे। वो इख्तलाफात का आगाज़ जब हुआ फिर एकदम से वो तूल पकड़ गया, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए, ज़्यादा हो गए, वो इख्तलाफात बढ़ गए, शिद्दत इख्तियार कर ली उन्होंने। क्या वो शिद्दत फैज़ हमीद की वजह से आई? क्योंकि अक्सर ही होते हैं अमूमन के जो दो लोगों के दरमियान एक शख्स होता है जो दोनों के करीब होता है, अक्सर वो इख्तलाफात की वजह भी बनता है। देखिए, आपने जो 2-3 सवाल किए हैं उसका बड़ा अहम जवाब है। और सबसे पहली बात यह है कि डीजीआईएसआई का बॉस जो है वो आर्मी चीफ नहीं होता, उसका बॉस इमीडिएट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता है। क्योंकि ये इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इसमें सिविल के लोग भी शामिल होते हैं। ये बड़ा एक यूनिक इदारा है, मैं इसकी मजीद डिटेल्स नहीं बता सकता। सेकेंडली, इंटरनल विंग जिसके पूरे पाकिस्तान में दफातर मौजूद हैं, जिसको आप सी ब्रांच कहते हैं आईएसआई के अंदर, तो वो मौजूद हैं। और उसका एक जनरल ऑफिसर होता है, उनको बकायदा पूरे पाकिस्तान में उनका नेटवर्क मौजूद होता है, सूबाई ऑफिसेज होते हैं और वो काम करते हैं। और ये इसकी जस्टिफिकेशन भी मैं दे देता हूँ। भुट्टो साहब ने ऐसा क्यों किया था? भुट्टो साहब ने इसलिए ऐसा किया था कि मुक्ति बहानी जो थी वो एक पॉलिटिकल जो है वो एक तरीका इख्तियार किया गया, क्योंकि एक मुक्ति बहानी थी और एक मुजीब बहानी थी। तो मुजीब बहानी जो थी वो बकायदा रॉ के लिए काम कर रही थी। तो फिर अब आप देख लें ये क्या क्या हो रहा है, वो तो खैर एक लंबी दास्तान है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन अब जो आते हैं आपके सवाल की तरफ, देखें जो आर्मी चीफ है, पहली बात यह है कि वो कब
एक पेज पे थे। जब ये तकरीबन 25 जुलाई की बात है, 25 जुलाई 2021 तक जो है ये सारे जो है वो ठीक-ठाक चल रहा था। और उस टाइम पे एक मीटिंग हुई कॉल, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब वो इस टाइम पे जो है वो जो है वो जनरल बाजवा ने कहा कि आप फैज साहब को जो है वो कोर कमांड करने के लिए रिलीज कर दें फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ आईएसआई। इसलिए प्राइम मिनिस्टर का ये इख्तियार होता है कि वो रिलीज कर दे। प्राइम मिनिस्टर ने एग्री कर लिया, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। लेकिन उस दौरान में फिर चंद दिनों के अंदर ही जो है वो अफगानिस्तान की सूरत हाल बिगड़ना शुरू हो गई और 15 अगस्त को अफगानिस्तान जो था वो काबुल जो था वो फतह हो गया। इसलिए फैज साहब को जो है जब वो वहां कोई बगैर गोली बंदूक के फतह हो गया तो 24 अगस्त को फिर उन्होंने जो है वो खत लिखा कि जनाब आप जो है वो इनको सर्विसेज जो है वो इनको भेज दें, क्योंकि ये नेक्स्ट रन के लिए मौजूद है, यानी कि आर्मी चीफ के लिए एक कैंडिडेट हैं ये भी। और अगर इन्होंने कोर का कमांड जो है वो 1.5 साल नहीं की तो ये एलिजिबल नहीं होंगे। ये बात थी कि इमरान खान साहब ने लिख के दिया कि जनाब आप 2022 मार्च 31 तक इस सिलसिले में बात ना करें। दिस वाज द ब्रेकिंग पॉइंट। और ये जो था उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ये कैसे हो सकता है। फैज साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी मेरा तो इसमें कोई किरदार नहीं है, तो वजीर आजम का जो है इनिशिएटिव है उनसे आप पूछें। फिर ये दरमियान में टसल चलती रही। फिर जो है वो एमआई जो थी वो एक्टिव हुई और एमआई के जरिए जब पूछा गया तो बात स्टोरी कुछ और निकली। नतीजा ये हुआ कि 6 अक्टूबर 2021 को जो है वो पोस्ट कर दिया गया नया डीजी आईएसआई जनरल नदीम अंजुम को कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में और ऐलान हो गया। उस टाइम पे इमरान खान साहब जो थे वो बिल्कुल जो है शुशदर रह गए, उनको इल्म नहीं था क्योंकि ये ऐलान हो चुका था और उन्होंने 11 कोर को जो है वो वहां उनकी जिम्मेदारियां सौंपी। उससे पहले जनरल बाजवा ने उनके लिए 10 कोर रावलपिंडी रखी थी, जहां बाद में जनरल साहिर शमशाद को लाया गया। ये है वो स्टोरी, इसकी बहरहाल बहुत डिटेल है, मैं वो उसमें नहीं जाना चाहता। नतीजा ये हुआ कि 20 नवंबर 2021 तक ये टसल चलती रही और उसके बाद जो है वो आईएसआई ने जो है वो रजामंद कर लिया उस वक्त के लोगों को कि जनाब हम न्यूट्रल रहेंगे। इसलिए वो न्यूट्रल का मकसद ये था कि हम हुकूमत को सपोर्ट करेंगे लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि बिलावल भुट्टो ने जो है जब 2022 को एक बयान दिया 9 मार्च को, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपको पता है ओआईसी का वज़राए खारजा का हंगामी इजलास था, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी ये इजलास हम नहीं होने देंगे। 2 घंटे के बाद बिलावल को अपना वापस बयान लेना पड़ गया था क्योंकि हुकूमत को सपोर्ट किया गया था लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं किया था, जिसकी बुनियाद के ऊपर कभी चौधरी शुजात के पास भागे, कभी जो है वो 90 भागे, कभी जो है उस वक्त के वजीर आजम किसी और के पास भागे। लेकिन लोगों ने रोटी रोटी खुआई लेकिन काम नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी जो है वो चीजें जो है वो मेरे ख्याल में देयर वाज अ डे लाइट इन बिटवीन और वो मामला खत्म हो चुका था और फिर जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है।